नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग सुपर टेट लाइनर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, बिहार, इन सभी एग्ज़ाम्स में सीधे तौर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं सुपर टेट लाइनर सीरीज़ में, उन सभी प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही साथ वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं सुपर टेट लाइनर सीरीज़ में। सुपर टेट, यूपी टेट, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी टेट के एग्ज़ाम्स हैं, और भी एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट देख सकते हैं जो भी अदर परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर टेट लाइनर सीरीज। तो आज का पहला पॉइंट है ओक्टास मापन। नोट कीजिएगा, ओक्टास मापन का प्रयोग मेघाच्छादन की मात्रा के लिए किया जाता है। पूछ लिया जाएगा और प्रश्न आ जाएगा कि मेघाच्छादन की मात्रा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद, ये इसमें राइट आंसर होगा आपका ओक्टास मापन। ओक्टास मापन का प्रयोग मेघाच्छादन की मात्रा के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है विश्व में कुल कितने महासागर हैं। नोट कीजिएगा, 5। ठीक है। कौन कौन से हैं नोट कीजिए। प्रशांत महासागर पहला है, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर और पांचवा है दक्षिणी महासागर। ठीक है। तो ये आपके 5 महासागर हैं। ठीक है, नोट रखिएगा, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी। ठीक है। अगला देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। नोट कीजिएगा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला पॉइंट देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के किस स्थान पर बिताया। तो राइट आंसर होगा श्रवणबेलगोला में। ठीक है, कहां पर है, कर्नाटक में है। कहां पर है, कर्नाटक में है। अगला देखेंगे पॉइंट, अगला है मेरुदंड की लंबाई 42 सेंटीमीटर से लगभग 42 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 42 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के आसपास होती है मेरुदंड की लंबाई। और याद रखिएगा, ओक्टास मापन का प्रयोग मेघाच्छादन की मात्रा के लिए किया जाता है। और विश्व में कुल 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही साथ सुपर टेट लाइनर सीरीज में आपके सुपर टेट एग्जाम में जितने भी सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक से क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है। तो सुपर टेट लाइनर सीरीज को आप लोग फॉलो करें और यहाँ जो भी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं सुपर टेट की, उन्हें आप जरूर देखें। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। हर टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है। ठीक है, चाहे वो बायो हो, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, हिंदी हो। ठीक है, तो सभी से, ईवीएस से, सभी से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है। तो आप लोग सुपर टेट लाइनर सीरीज़ की जो भी वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर वॉच करें। साथ ही साथ नोट करें, फैक्ट फॉर टेट के नाम से डेसिमल चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, पूरी प्लेलिस्ट। ठीक है, यहाँ से आपको यूपी टेट, सुपर टेट, इनमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ईवीएस के सेक्शन में साथ ही इन्वायरमेंट के लिए, सभी के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आगे आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, देखिएगा, भारत में पहली जनगणना। नोट कीजिएगा, भारत में पहली जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न आएगा, भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड मेयो। ठीक है। अगला देखेंगे प्रश्न। अगला पॉइंट है, नागालैंड झूम खेती के लिए, किस खेती के लिए। नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। और आपको प्रश्न दिया जाएगा नागालैंड प्रसिद्ध है, कई तरह के वहाँ पर ऑप्शन होंगे। तो राइट आंसर आपको लगाना है नागालैंड प्रसिद्ध है झूम खेती के लिए। किसके लिए, झूम खेती के लिए। अगला पॉइंट देखेंगे, जी हाँ, अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर। अगला पॉइंट है
चीन का राष्ट्रपिता, नोट कीजिएगा, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। मैडम भीखा जी कामा को भारतीय क्रांति की माता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ जाए कि भारतीय क्रांति की माता के नाम से किसे जाना जाता है तो चार ऑप्शन होंगे, जैसे कि सरोजनी नायडू ले लीजिए, या और भी तीन ऑप्शन जो गलत होंगे। तो राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा मैडम भीखा जी कामा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एनी बेसेंट जी का उपनाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एनी बेसेंट जी का उपनाम क्या है? आप अगर फैक्ट फॉर टेट की प्लेलिस्ट अगर आपने देखी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी, तो आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दे सकते हैं, या हो सकता है कहीं और से भी पढ़ा हो। तो कमेंट कीजिएगा कि एनी बेसेंट जी का उपनाम क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरुमुख गुरुमुखी गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। नोट कीजिएगा, गुरु अंगद ने किया था। ठीक है, गुरु अंगद ने गुरुमुख, नोट कीजिएगा, गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद जी ने किया था। और गुरु अंगद जो थे, ये सिखों के दूसरे गुरु थे। कौन से गुरु थे? सिखों के दूसरे गुरु थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला पॉइंट है भारत में मुद्रास्फीति की गणना, नोट कीजिएगा, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। प्रश्न आ जाएगा कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर होती है? तो राइट आंसर होगा थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है सिक्योरिटी पेपर मिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर स्थित है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और साथ ही साथ याद कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी पेपर मिल की बात की जा रही है। प्रश्न आएगा, सिक्योरिटी पेपर मिल निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे होशंगाबाद भी हो सकता है ऑप्शन में, और हो सकता है मध्य प्रदेश हो, तो तुरंत पहचान जाएंगे होशंगाबाद। अच्छे से याद कर लीजिए, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट है अल्टीमीटर का प्रयोग विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर, ALTIMETR, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अल्टीमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चार ऑप्शन होंगे आपके पास, तो राइट आंसर होगा विमानों की ऊंचाई के लिए, या फिर हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए विमानों की ऊंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन होंगे, राइट आंसर होगा अल्टीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आर्कमिडीज का नियम, नोट कीजिएगा, आर्कमिडीज का नियम प्लवन से संबंधित है। तो पूछा जाएगा आर्कमिडीज का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आप लोग लगाएंगे प्लवन से संबंधित है। ठीक है, साथ ही साथ आर्कमिडीज का संबंध किस देश से है? तो ये भी याद कर लीजिए, ग्रीस देश से। किससे है? ग्रीस से। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है तारांकित प्रश्न। ठीक है, लोकसभा में तारांकित प्रश्न क्या होता है? देखिएगा जरा, संसद में तारांकित प्रश्न क्या होता है? संसद में तारांकित प्रश्न क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तारांकित प्रश्न कहते हैं। संसद में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहते हैं, उन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, YV रेड्डी जी थे। कौन थे? YV रेड्डी जी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न आएगा कि YV रेड्डी जी का संबंध किस वित्त आयोग से है, या YV रेड्डी जी किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? वहां पर ऐसे ऑप्शन होगा, 13वें वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग, 15वें या 12वें। तो राइट आंसर होगा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे। सही ऑप्शन होगा 14वें वित्त आयोग, 14 नंबर के। अगला पॉइंट देखेंगे, पीट कोयले में कार्बन की मात्रा 50% से 60% तक होती है। ठीक है, पीट कोयले की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन तो दिए ही जाएंगे, उसमें से राइट आंसर आपको 50% से 60% सेलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी तीन तो गलत होंगे ही। ठीक, तो 50% से 60% पीट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, नायलॉन पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है। देखिएगा, प्रश्न आएगा कि नायलॉन
किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा पॉलीएमाइड रेशे का। किस रेशे का उदाहरण है? तो पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है नायलॉन। नायलॉन पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, देखिएगा, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड का नाम याद कर लीजिए। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण से संबंधित है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। आगे बढ़ेंगे तो नरोरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत गृह, नोट कीजिएगा, नरोरा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? प्रश्न आ जाए तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश। कहां? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नरोरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, तो राइट आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? प्रश्न पूछा जाएगा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर होगा मोसले। मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था मोसले ने, ठीक है। राइट आंसर मोसले, राइट आंसर मोसले। आगे बढ़ेंगे तो अगला है विटामिन डी। नोट कीजिएगा, विटामिन डी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी की खोज किसने की? तो याद रखिएगा विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की। किसने की? हॉपकिंस, हॉपकिंस, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए अगला लिखा है कठफोड़वा में तत्पुरुष समास है। जैसा कि आपको शुरू में ही बताया कि सुपर टेट लाइनर में सिलेबस में जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश सुपर टेट लाइनर सीरीज में की जाएगी डेसिबल चैनल के द्वारा, ठीक है। फैक्ट फॉर टेट सीरीज भी आप लोग जरूर देखिए। तो देखिए यहाँ पर हिंदी से प्रश्न लिया गया है, हिंदी से प्रश्न लिया गया है, साइंस से लिया गया है, ठीक है, और आपका अन्य सब्जेक्ट से भी प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं, कठफोड़वा में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष, ठीक है। प्रश्न आ जाएगा कि कठफोड़वा में निम्न में से कौन सा समास है? कठफोड़वा में निम्न में से कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास कठफोड़वा में होगा। अगला देखेंगे पॉइंट, अगला पॉइंट है गंगा जल में तत्पुरुष समास, ठीक है। गंगा जल में तत्पुरुष समास होगा, गंगा जल में तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा गंगा जल के लिए भी तत्पुरुष समास। अगला बढ़ेंगे परमानंद। परमानंद में कर्मधारय समास, परमानंद में कर्मधारय समास होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है राजा प्रजा। राजा प्रजा, नोट कीजिएगा, राजा प्रजा में है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास, ठीक है। सुपर टेट सीरीज में, जो सुपर टेट लाइनर सीरीज में जो प्रश्न कराए जा रहे हैं, इस तरह से आपका हर एक सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा रिवाइज होते चलेगा, ठीक है। तो इतने टाइम में आपका अगर सभी सब्जेक्ट थोड़े थोड़े रिवाइज हो रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सुपर टेट लाइनर सीरीज़ को आप लोग फॉलो कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, ठीक है। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय क्या कहलाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक है। तो देखते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में इंपॉर्टेंट है ये वयः संधि। नोट कीजिएगा, वयः संधि क्या कहलाती है? बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, हो सकता है बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय, जैसे कि ऑप्शन ही 3 तो गलत बनाने ही बनाने हैं, एक सही होगा 4 में। तो किशोरावस्था दे दिए और भी 3 दे दिए, ठीक है। तो आपको वयः संधि लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? वयः संधि। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय होता है, ठीक है। गंगा जल में तत्पुरुष समास, परमानंद में कर्मधारय समास, राजा प्रजा में द्वंद्व समास, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय वयः संधि कहलाता। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे बढ़ते हैं, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो भैया भरत मुनि के अनुसार राइट आंसर होगा 8 होती है। कितनी होती है? 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो स्थायी भाव, स्थायी भाव से यहाँ से ले लिया गया है, ठीक है। स्थायी भाव में स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 9, ठीक है। स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। आप राइट आंसर 9 लगाएंगे, 9, ठीक है। आगे देखेंगे, रचनाओं से है, ठीक है। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन। नोट कीजिएगा, हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी की। श्री शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचनाएं। आगे बढ़ेंगे,
आगे बढ़ेंगे तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत, ऑस्कर पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई तो 1929 1929 1929 याद रखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 1929 में हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला है और लास्ट पॉइंट है, अगला और लास्ट है, देखेंगे राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई। जैसा कि आपको बताया सुपर टेट लाइनर सीरीज में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक होगा, हर टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, हर जगह से आपको सुपर टेट लाइनर सीरीज में जो भी प्रश्न यहाँ कराए गए आप देखिएगा शुरू से आखिरी तक। ठीक है, विश्व का भूगोल हो, आपका भूगोल हो, या फिर इतिहास हो, या खेल जगत हो। ठीक है, और आपके जो सिनेमा जगत से भी कुछ क्वेश्चन हैं, हिंदी से हैं। ठीक है, तो हर जगह से आपके विज्ञान में ले लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सभी जगह से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है ताकि हर एक सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा आपका रिवाइज होते चले। ठीक है, और एग्ज़ाम तक एकदम आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो सुपर टेट लाइनर सीरीज़ को आप लोग फॉलो कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए आपको प्रोवाइड की जाती रहेंगी। ठीक है, ये सुपर टेट लाइनर सीरीज़ की दूसरी क्लास है, पहली क्लास की भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुपर टेट लाइनर सीरीज में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।